आदाब, अभिनंदन, आभार मेरे झांसी बुंदेलखंड के भाइयों, मित्रों, आप सबका दो बातें आमने-सामने पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जो एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है, रशिया और यूक्रेन के बीच में, या रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच में, उसके बारे में बात करना चाहता हूं। कैसे ये बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई? मामला क्या है? क्यों ये युद्ध, जिसने इतना विराट और विकराल रूप ले लिया है कि 4 दिन से चल रहा है ये युद्ध, कैसे ये नहीं संभला? क्या-क्या नुकसान हुआ है दोनों तरफ? और भारत की इसमें भूमिका क्या है? भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सब के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे, दो बातें आमने-सामने पर। पर इससे पहले कि मैं ये बात आपके साथ शुरू करूं, आप ये क्लिप देखिए, जहां मैंने आपको रूस और यूक्रेन के बीच में मिलिट्री कंपैरिजन दिखाया है, और उससे कई चीजें आपके साथ सामने आएंगी। ये क्लिप देखिए और वापस लौटिए मेरे पास दो बातें आमने सामने करने के लिए इस शो। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, एक बार फिर से आपका सादर अभिनंदन और मुझे समय देने के लिए एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा ही है, जो मैंने आपको दिखाया, मिलिट्री माइट आपको दिखाई देगी होगी। जो ये घमासान चल रहा है अभी, बहुत ही किसी ने सोचा नहीं था। रशिया ने नहीं सोचा था कि इतना लंबा चलेगा, और यूक्रेन ने भी नहीं सोचा था कि ये इतना ज़्यादा घमासान हो जाएगा, और ये पूरी तैयारी से आएंगे अपने आप को यूक्रेन पे पूरा पूरा काबू करने के लिए। बहरहाल, अभी अगर हम ये देखें आज का हालिया स्थिति क्या है, तो बहुत ही ज़्यादा गंभीर होती जा रही है दिन प्रतिदिन ये बात। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए, रशियन फोर्सेस ने पूरी जगह कीव पे हमला किया हुआ है, और पूरे यूक्रेन को इन्होंने 3 जगह से घेरा हुआ है। इन्होंने ईस्टर्न यूक्रेन, और उसके साथ साथ आपका नॉर्थ यूक्रेन से भी पकड़ बना ली है, और नीचे ब्लैक सी से ऊपर बढ़ रहे हैं। यानी 3 साइड से ये लोग कीव की तरफ बढ़ रहे हैं। अब कीव के जाते वक्त में इन्होंने अभी हाल के दौरान में, जब मुझे मालूम पड़ा है, इन्होंने आपके खार्किव में जो यूक्रेन एयरपोर्ट था, डिफेंस एयरपोर्ट, उस पर बॉम्बार्डिंग करी है, और पूरे एयरपोर्ट और पूरी एयर स्ट्रिप्स, हवाई पट्टी, पूरा सब कुछ खत्म कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया वहां पे। तो ये तो एक वो बात होगी। इसके अलावा आप अगर देखें वहां पे, तो हाहाकार मचा हुआ है वहां पर। हालत ये है कि जो लोग हैं उनसे बोला जा रहा है हथियार उठाओ। हथियार उनके पास यूरोप से पहुंच रहे हैं, हर तरह की मदद दी जा रही है ताकि युद्ध और लंबा चला जाए, और सिविलियंस को अब वो उतारने की सोच रहे हैं जंग के मैदान में यूक्रेन आर्मी के साथ। तो जो लोग भी 16 साल से लेकर के 60 साल की उम्र के बीच में आते हैं, सो ऑल दोज एबल बॉडीड पीपल आर नाउ बीन आस्क्ड to come and join the forces to save their own home country. So that's the whole thing. I mean, it is like completely bizarre now. क्योंकि क्या हो रहा है कि अभी तक की युद्ध में अगर आप देखें, तो खार्किव में पूरी की पूरी हवाई पट्टी और उन्होंने हवाई अड्डा उड़ा दिया डिफेंस का, यूक्रेन का। खार्कोव में यूक्रेन बोलते हैं कि हमने 4000 से ज़्यादा रशियन ट्रूप्स को अपना हिरासत में लिया है, कब्जे में लिया है। कीव में उन्होंने बोल रहा है कि फोर्सेस बढ़ती जा रही हैं, और बम्बार्डिंग बहुत हैवी हो रही है, शेलिंग बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है, जिसके चलते रेसिडेंशियल इलाकों में बम्बार्डिंग हो रही है, जिसके चलते 200-250 से ज़्यादा सिविलियंस की डेथ हो चुकी है वहाँ पर। इसके साथ साथ 1-1.5 लाख से ज़्यादा लोग पलायन करने पे वो हो गए हैं, जोर पकड़ गए हैं, क्योंकि अब वहाँ पे कुछ बचा नहीं है और अपनी जान माल का खतरा है। और वहाँ से लंबी लंबी सैटेलाइट फोटोग्राफ्स दिखा रही हैं कि जैम्स लगे हुए हैं दूसरी कंट्री की तरफ, यूरोप की तरफ बढ़ने के लिए और पोलैंड की तरफ बढ़ने के लिए, ताकि वो यूक्रेन का पार्ट से पलायन कर जाएं और मूव कर जाएं। तो ये एक दूसरी स्थिति है। इसके साथ साथ में अगर आप देखें, जो पूरा का पूरा सिस्टम है, जितने भी लोग हैं उनको अंडरग्राउंड मेट्रो सबवे स्टेशंस में रखा जा रहा है ताकि वो सेफ रहें वहाँ पे।
क्योंकि वहाँ लाइट्स नहीं है, सबवे स्टेशन के अंदर में इन लोगों को सबको खाना दिया जा रहा है, इन लोगों को सबको वहाँ रखा जा रहा है यूक्रेनियन पीपल को, ताकि वो वहाँ पर सेफ रह सके और शेलिंग से बच सके। तो ये भी एक बात चल रही है। टैंक्स वहाँ पे 24 घंटे भाग रहे हैं, आपने रिपोर्ट्स देखी होंगी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। अब ये क्यों हुआ, इस पे थोड़ी बात करते हैं और इसको कैसे समझें, इस पे भी थोड़ा सा सोचेंगे अपन। तो वहाँ पे यूक्रेन में पूरा इस वक्त मार्शल लॉ का वो चल रहा है, स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। और इसके साथ साथ वहाँ पे हर चीज़ पे पकड़ बनाते जा रहे हैं। रशिया ने अभी बम्बार्डिंग करके वहाँ का आपका जो एक रिजर्वायर था, वाटर रिजर्वायर, उसको भी ख़त्म कर दिया। इसके साथ साथ आपका क्या कहते हैं वो फिलिंग स्टेशंस को ख़त्म कर रहे हैं, ताकि ये इनकी रसद काट दी जाए, इनका पानी का हो जाए, वो हो जाए। मतलब हर तरह से डिस्ट्रप्शन इज व्हाट Russians are trying to do and to ensure how sooner they can get the control over the Kyiv, which is the capital of Ukraine. तो ये तो बात हो गई आपकी आज की हालत पे, स्थिति पर। लेकिन अब ये क्यों हो रहा है, क्या रीज़न हुआ जिसकी वजह से ये इतना बड़ा चीज़ हुआ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और मैंने सोचा कि क्यों ना बुंदेलखंड के लोगों को भी बात करूं, क्या उन्हें मालूम है नहीं मालूम। झांसी बाजार का उद्देश्य रहता है कि वो जो करंट चीज़ें हो रही हैं हमारे देश से जुड़ी हुई या हमारे सोसाइटी से जुड़ी हुई, उन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आप तक लोकल भाषा हिंदी में आप तक पहुंचाऊं, अपने भाइयों को बताऊं कि ये हो रहा है, ताकि वो सब जानकार रहें, उन्हें पूरी जानकारी रहे। तो ये हमारा सोचना है इसको लेकर के। तो मैं इसको बताऊं आपको कि ये क्यों हो रहा है या इसका क्या रीज़न है। उससे पहले मैं आपको बता दूं दो बातें आमने सामने। आप जानते हैं हमारा स्पॉन्सर शो होता है, और आज के स्पॉन्सर्स भी हमारे रत्ना लेजर डेंटल क्लिनिक से डॉक्टर रजत मसूरिया, डॉक्टर अर्चना मसूरिया हैं, जो झांसी के बहुत ही सक्सेसफुल एक्सपीरियंस्ड मैक्सिलोफेशियल सर्जन है। अगर आपको डेंटल इम्प्लांट, रूट कैनाल ट्रीटमेंट या जॉ का फ्रैक्चर में कुछ करवाना है, या ब्यूटिफिकेशन करवानी है जॉ में, फेस पे, या फिर आपको डेंटल क्लीनिनेस करवानी है, हाइजीन करवानी है, या फिर झांसी की सबसे बड़ी तकलीफ जो है तंबाकू ज़्यादा खाने से मुंह का कम खुलना और ओरल कैंसर, इसके लिए आप फौरन जाकर के डॉक्टर रजत मसूरिया से परामर्श ले सकते हैं। उनका एक्सपीरियंस इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है और उनको आइडिया है पूरी तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इसका इलाज करने का। आपको पूरे डिटेल्स इस वीडियो पे मेरे नीचे कमेंट से मिल जाएंगे, आप उसमें से देख करके उनसे अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। इसके साथ साथ ग्लोबल हीट केयर सॉल्यूशंस हमारे को प्रोड्यूसर्स हैं, को स्पॉन्सर्स हैं। अब गर्मियाँ चूंकि आ रही हैं और एसी लगातार चलेगा, और आप जानते हैं आजकल के वक्त में एसी का सबसे ज़्यादा खर्चा है। ग्लोबल हीट केयर सॉल्यूशंस जापानीज टेक्नोलॉजी पे सॉल्यूशंस लाता है, जो ग्लास विंडोज पे किया जाता है, जिससे आपकी पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है लगभग 98% 95%, और सीलिंग पे की जाती है जिससे कि आपका रूम टेम्परेचर नीचे आ जाए और एसी का थर्मोस्टेट लंबा आपका ना चले, एसी की ठंडक बनी रहे, जिससे आपका बिजली के बिल में 20% तक की सेविंग आती है मंथ ऑन मंथ। तो अगर आपको कोई फ्री डेमो देखना है, नंबर नीचे दे दूंगा, जस्ट कॉल अप एंड टॉक टू दिस पीपल, यू गेट अ फ्री डेमोन्स्ट्रेशन। आइए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि ये हुआ क्यों है, किस वजह से इतना जबरदस्त बात ये हो गई कि जहां बातचीत से समस्या से समाधान नहीं निकला और गन्स निकल आई और बम्बार्डिंग हो रही है, शेलिंग हो रही है और ये सब चल रहा है। देखिए, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं कैसे और क्यों, उसका रीजन है। 1991 में जब रशिया की क्रांति आई, तो वहाँ पर उस वक्त एक चीज़ होती थी, यूनियन सोवियत संघ, यानी यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर। जब वो टूटा तो उसमें से 15 नए देश निकले। वो 15 नए देशों में एक देश था यूक्रेन। ऐसे ही बहुत सारे देश थे, एस्टोनिया और उज़्बेकिस्तान, अजरबैजान, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज निकले थे। यूक्रेन उनमें से एक था। यूक्रेन के पास ही एक और कंट्री होती थी, क्रीमिया, वो भी होती थी। अब देखिए, यूक्रेन जो है स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इस क्रांति के लीडर थे वो मिस्टर व्लादिमीर लेनिन, वो उनका कहना था कि रशिया के लिए यूक्रेन वैसे ही है जैसे एक बॉडी के ऊपर सर, ये इतना इंपॉर्टेंट है। उसके दो तीन रीजन थे। एक तो क्षेत्रफल के हिसाब से रशिया के बाद यूक्रेन ही सबसे बड़ा पोर्शन है यूएसएसआर का। इसके साथ साथ फूड प्रोड्यूसिंग यानी व्हीट प्रोड्यूसिंग में रशिया के बाद यूक्रेन कम्स इन नेक्स्ट, विच इज ऑफ कोर्स दैट इज द रीजन। इसीलिए उस पूरे क्षेत्र को, दोनों क्षेत्रों को मिला करके रशिया यूएसएसआर का फूड बास्केट भी बोला जाता है। तो ये एक बहुत ही, इसके साथ साथ जो नेचुरल गैस रिजर्वायर्स हैं, नेचुरल संसाधन हैं, वो यूक्रेन में काफ़ी ज़्यादा है। और वो
रशिया को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, और रशिया हमेशा से चाहता है कि ये नेचुरल संसाधन उनके पास रहे। इसी रीज़न से उन्होंने 2014 में जैसे कि आप जानते हैं उनका एक विस्तारवादी नीति रही है, क्योंकि कम्युनिस्ट रहे हैं वहाँ पे, तो उन्होंने वहाँ पे यूक्रेन के अंदर आया हुआ जो एरिया होता था क्रीमिया, उस पे उन्होंने इन्वेजन किया था, कब्जा किया था। और वो आज भी 2014 में किया था, वो आज भी उनके पास, उनके कब्जे में है। लेकिन 2014 में एक और चीज़ हुई थी कि जो रशिया से लगी हुई बाउंड्री थी यूक्रेन की, उसमें एक रीजन आता है डोनास्क एंड लुहांस्क, इसे डोनबास रीजन भी कहते हैं। उस वक्त जब लड़ाई चल रही थी तो यूक्रेन से इन्होंने लड़ाई करके इस एरिया को एक सेपरेट एरिया बनाया था, जिसे कहा था रशियन सेपरेटिस्ट, और वो रशियन सेपरेटिस्ट रीजन में आया करता था। वहाँ की जो फोर्सेस जब लड़ाई करने आई यूक्रेन की और रशिया के आमने सामने, तो रशियन सेपरेटिस्ट थे, उन्होंने रशियन आर्मी को सपोर्ट किया, और इसके चलते रशिया ने उनको वहाँ पे एक अलग से लेवल दिलाया। यूक्रेन से बोला हम आपके पास तभी जाएंगे जब आप मिन्स्क एग्रीमेंट करेंगे, जिसमें आप स्पेशल राइट्स और अपने आप को अलग करके इनको लिबर्टी देंगे, इनको एक अलग तरीके का पावर्स देंगे, ज़्यादा पावर्स देंगे कि अपने फ्रीडम के हिसाब से काम करें। और इस वजह से मिन्स्क एग्रीमेंट लिखा गया और वो चले गए। लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन उनके दिमाग में, डॉनबास रीजन के लोगों के दिमाग में हमेशा से रहा कि काश हम लोग रशिया के पास होते। बिकॉज सी बहुत ही ऑब्वियस है, तो रशिया से रीजन उनका बहुत क्लोज था, वो वहीं के लोगों की पैदाइश थे, वहीं के लोगों से मिले जुले थे, उनकी लैंग्वेज वही थी, उनका रहन सहन, कल्चर एंड एवरीथिंग वाज लाइक क्वाइट प्रो रशियन। और जब उन्हें मालूम है कि रशिया इज वन ग्लोबल पावर हाउस एंड ग्लोबल पावर लीडर्स, तो हम इनके साथ क्यों ना हो। तो ये एक पार्ट था उनके साथ में, तो ये दिमाग में रख करके वो हमेशा ही चाहते थे कि ये हम रशिया के अंडर में आ जाए। चूंकि रशिया ने उस वक्त नहीं लिया था, मिन्स्क एग्रीमेंट में था, तो यूक्रेन के कुछ सोल्जर्स वहां पे हमेशा रहते थे, लेकिन मिन्स्क एग्रीमेंट के चलते अब उनके पास एक्स्ट्रा पावर्स थी और ये सब थी। 2014 में ये काम हुआ जब उन्होंने क्रीमिया को हथियाया, और यहाँ पर डोनबास रीजन में ये पावर्स मिन्स्क करके चले गए, एग्रीमेंट करके चले गए। बाद में अभी आप देखें जिस तरह से अभी ये लड़ाई चल रहा है पूरा, इन्होंने आज के वक्त में रशिया ने पूरी तरह से उसे एक डिफरेंट कंट्रीज का वो दे दिया, लेवल दे दिया, दर्जा दे दिया है। यानी कि अब उन्होंने खुद मिन्स्क एग्रीमेंट की बात ना मान के उनको डोनबास रीजन को, डोनास्क और लुहांस्क को यूक्रेन से अलग एक पहचान दे दी है, यूक्रेन से अलग उनको एक आइडेंटिटी दे दी है, यूक्रेन से अलग उनकी एक कंट्री घोषित कर दिया। तो अब इसको जो बाहर की कंट्रीज है वर्ल्ड वाइड, इसे रशिया का इन्वेजन मानता है उन कंट्रीज के ऊपर, ऐसा उनका सोचना है। अब इस सारी सिचुएशन में ये सब हो रहा है, क्या किया जाए। मतलब जो बाहर की दुनिया की, जो अमेरिका है, जो पश्चिमी देश यूरोप है, वो इस चीज़ को हेल्दी नहीं समझता, बिकॉज उनका कहना ये है कि अगर इनको नहीं रोका गया तो कल को ये जितनी और कंट्रीज हैं उन पे अपना हक जमाने लगेंगे और उनके ऊपर स्ट्राइक करना शुरू कर देंगे और उनको फिर अपने साथ मिलाना चाहेंगे। तो ये तो गलत हो जाएगा। और ऑब्वियसली रशिया चाहता है कि वो बेसिकली यूक्रेन को इसलिए ले, बिकॉज यूक्रेन का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो उन्हें यूरोप से काफ़ी क्लोज कर देती है। यूरोप की गोद में जैसे एक तरह से यूक्रेन बैठा है। अगर आप पूरा नॉर्थ वेस्ट का एरिया देखें तो इट कम्स कंप्लीटली अंडर यूरोप्स होल्ड। सो दैट्स हाउ इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो यूक्रेन वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरिया जिसकी वजह से रशिया की बाउंड्री सुरक्षित थी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि रशिया यूक्रेन को चाहता है और यूरोप और अमेरिका इसको चाहता है यूक्रेन को। बिकॉज अगर आप देखें जो यूक्रेन से मॉस्को तक का एरिया है, इट्स ओनली 650 किलोमीटर्स, बट इफ यू सी फ्रॉम यूरोप एनी कंट्री विच इज क्लोज बाय वार्शा, तो वहां से अगर आप देखेंगे तो 1650 किलोमीटर का डिफरेंस है टू मॉस्को, यानी यूरोप से मॉस्को 1650 हो जाता है। तो और इन सब चीज़ों की वजह से क्योंकि अमेरिका भी यही चाहता है कि उनके पास तेल और ऑयल का, जो आप जानते ही उनका ऐसे ही रहता है, उनको भी यही चीज़ चाहिए होती है सारी चीज़ें। तो उस पर जोर बनाने के लिए वो चाहते थे कि रशिया के हम और पास आए, जिससे उनके ऊपर दबाव पड़ता है। इसलिए यूक्रेन को उन्होंने स्ट्रैटेजिकली चूज किया था टू टेक देम इनटू अ नेटो कंट्री बनाने के लिए। और रशिया नहीं चाहता था कि नेटो कंट्री बने यूक्रेन, और इसलिए ये वॉर हुआ। अब आप पूछेंगे, आपका ऑब्वियस सवाल होगा कि ये नेटो की वजह से वॉर क्यों हो रहा है, क्या है ये नेटो। तो ना नेटो है,
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। प्राइमरीली ये समझ लीजिए एक जमावड़ा है विश्व में कुछ कंट्रीज, 30 कंट्रीज का, जो अपनी आर्मीज और अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज मिलाते हैं और रशिया को अपना प्राइम दुश्मन समझते हैं। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ, जब रशियन और अमेरिका आमने सामने आए। उन्होंने अपनी एक यूनिटी बनाई, पूरा एक संगठन बनाया जिसको बोला गया कि हम एक नाटो कंट्रीज में आते हैं और नाटो अमेरिका द्वारा रूल किया जाता है, तो किसी ने भी अगर नाटो के 30 कंट्रीज को टच किया या उस पर हमला किया तो उससे अमेरिका पे हमला समझा जाएगा, एंड हेंस अमेरिका विल रिप्लाई, व्हिच इज अगेन अ सुपर पावर, राइट, एग्जैक्टली राइट, सुपर पावर लाइक रशिया। तो इसके अगेंस्ट में उस वक्त रशिया ने एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसे वार्शा पैक्ट बोला गया, और वो वार्शा पैक्ट और नाटो 2 ऑर्गेनाइजेशन हुआ इस तरीके से। लेकिन बहुत जल्दी चलते आपके ये 1991 के आसपास, 93 के आसपास जब डिसइंटीग्रेशन हुआ रशिया का, तो वार्शा पैक्ट एक तरह से घुल मिल गया और उसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं, मतलब रशिया टूट गया था। तो वार्शा पैक्ट तो हट गया, लेकिन नाटो आज भी चल रहा है और नाटो बहुत स्ट्रांग है। नाटो की डिफेंस कैपेबिलिटीज रशिया के भी बहुत ज्यादा है। तो इफ यूक्रेन इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 5 times in army and 15 times in infrastructure to Ukraine, Russia, then you can understand कि जो नाटो देश है, जो नाटो 30 देश का संगठन है, वो यूक्रेन से उसी हिसाब से ज्यादा है। तो ये हो जाता। तो अब रशिया को ये डर था कि अगर मैं चारों तरफ से घिर जाऊंगा नाटो कंट्रीज से, जब यूक्रेन नाटो के साथ चला जाता है तो मेरी संप्रभुता के लिए भी एक चैलेंज हो जाएगा, मेरे को भी रोज रोज इनको चेक करना पड़ेगा। तो इस वजह से रशिया कभी नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो के अंदर आए, इसलिए साफ साफ रशिया ने बोल दिया था हम नहीं चाहते कि यूक्रेन नाटो में जाए। यूक्रेन हमारा पड़ोसी देश है, हम इनको नाटो में अपने दुश्मन के साथ मिलता नहीं देख सकते, एंड हेंस हम इनको अपने साथ में लाएंगे। ये अगर नाटो साइन करते हैं तो इनको इन पर करारी कार्रवाई होगी, और वही वो करने के लिए आज तत्पर है और कर रहा है। चूंकि नाटो में अंदर साइन नहीं हो पाया यूक्रेन, इसकी वजह से डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नाटो 30 कंट्रीज और अमेरिका उनको डिफेंस से हेल्प नहीं कर पा रहा है इस लड़ाई के अंदर। भले ही वो बहुत सारी चीज़ों से मदद कर रहा है, जिसमें आपका आर्म्स एंड एम्यूनेशन हो गया, जिसमें आपका हेलमेट्स हो गए, जिसमें आपका पैसा हो गया, हर तरह से मदद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उनका कहना यह है कि हम आपके साथ में लड़ नहीं सकते रशिया से, अदरवाइज इट कैन इनवाइट अ वर्ल्ड वॉर। जबकि रशिया ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर कोई भी तीसरी कंट्री हमारे दोनों के बीच में आई, आई विल गो फॉर अ न्यूक्लियर वॉर, which is gonna be a very big thing। तो कोई भी इस चीज में चांस नहीं लेना चाहता। तो अभी हालिया स्थिति यह है कि नाटो को लेकर के पूरी लड़ाई चल रही है, जिसके वजह से नाटो साइन नहीं हो पाया है, तो यूक्रेन अकेला लड़ रहा है। ये 30 कंट्रीज उनको साथ नहीं दे पा रही है, बूट ऑन फील्ड के हिसाब से, बूट ऑन ग्राउंड के हिसाब से, जो कहा जाता है आर्मी के हिसाब से वहां पर। लेकिन रशिया चूंकि नहीं चाहता था कि लोग नाटो में जाएं, और इसीलिए उसने हमला कर दिया। तो अभी हालिया हालात ये हैं कि हमला बहुत तेज है, यूक्रेन पे लड़ाई चल रही है, 4 दिन हो चुके हैं, घमासान हो रखा है। सिविलियंस के पास आर्म्स एंड एम्यूनेशन प्रोवाइड करा दिए गए हैं, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करा दी गई यूक्रेन के अंदर, और वो भी रशिया के सामने खड़े हैं। इस बीच में आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, रशिया ने जब ये आर्मी भेजी थी तो उन्होंने एक पीस ट्रूप्स के हिसाब से भेजी थी, ये बोल करके मीडिया के थ्रू अपने देश में कि यूक्रेन को मिला के नाटो कंट्रीज डॉनबास एरिया को, हमारे एरिया को, क्रीमिया को रिस्क पहुंचा रहे हैं, उन्हें उकसा रहे हैं, हम इनको बचाने के लिए अपने ट्रूप्स को वहां भेज रहे हैं और इन पे कार्रवाई करेंगे अगर हमें खतरा लगेगा। ये थी बिकाऊ जो रशिया की मीडिया थी, जो उनके अंडर में कंट्रोल थी, उनकी बनाई हुई कहानी। तो जब ये चीज सामने आई वहां पर कि ऐसा नहीं हो रहा है, तो आज के वक्त में 2000-3000 लोग सेंट पीटर्सबर्ग में, रशिया के 2000-3000 लोग सेंट पीटर्सबर्ग की सिटी में रोडों पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं पुतिन के खिलाफ, सेइंग दैट प्लीज स्टॉप वॉर, वी डोंट वांट एनी वॉर। सिचुएशन ये है कि अब ये वो बात हो गई है कि वॉर चल चुका है, यूक्रेन की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, शेलिंग बॉम्बिंग बहुत हाई है, और इस वजह से अब इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा ये तो समय के साथ ही हमें मालूम पड़ पाएगा। लेकिन अब इसमें बात आती है कि इसका जो वर्ल्ड पे इम्पैक्ट पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, और क्या वर्ल्ड के देशों को करना चाहिए इसके लिए।
तो देखिए, चूंकि नेटो कंट्रीज कुछ कर नहीं सकती डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन्होंने इस रशिया के ऊपर फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाने की कोशिश करी है, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की कोशिश करी है, उनको पैसों पे मार करने की कोशिश करी है। सारी कंट्रीज जो नेटो में है, विच इज बेसिकली यूएस, यूरोपियन कंट्रीज, कनाडा, जापान, ये सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज में, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, इन सब ने सैंक्शंस लगाए हैं बहुत ज़्यादा, जिससे रशिया को अब ट्रेड करना, बिजनेस करना उन कंट्रीज के साथ बहुत मुश्किल होगा। सबसे पहले उन्होंने उनके बैंकों पे मार की है, और जैसे कि कहते हैं कि रशिया जो है ओलिगार्क्स के थ्रू चलता है, ओलिगार्क्स द बिजनेस टाइकून्स ऑफ रशिया, और उसमें पुतिन भी आते हैं जिनका इंडिविजुअल काफी संपत्ति है यूरोप के अंदर, वो भी अब उनसे ले ली गई है, और ऐसी और ओलिगार्क्स के ऊपर भी वही खतरा मंडरा रहा होगा, बिकॉज यही सब मिलकर के पुतिन को स्ट्रांग करते हैं। तो कैसे इन पे कंट्रोल किया जाए, तो उसके लिए हो रहा है। अब सैंक्शंस लगाना इज नॉट इजी। आप सैंक्शन तो लगा लेते हो, पर आपको भी उस सैंक्शन का इफेक्ट सहने की क्षमता होनी चाहिए, तब तो आप ये सैंक्शंस मजबूती से आगे ले जा सकते हैं। बिकॉज आप देखिए, यूरोप की जो गैस सप्लाई है, जर्मनी हुई, फ्रांस, ये ऑलमोस्ट लगभग अगर मैं एवरेज सारी कंट्रीज को, तो 45% तक की जो गैस सप्लाई है, पेट्रोल सप्लाई है, ऑयल सप्लाई है, वो रशिया पूरी करता है। अब अगर आप उस पर सैंक्शन लगाते हैं और उसको आप उनसे काटते हैं, तो आप रशिया से ऑयल नहीं ले रहे हो, गैस नहीं ले रहे हो, तो आपकी कंट्री का कंजम्पशन जो कि ज्यादा है और उतनी आपकी ऑयल गैस नहीं है वहां पे, तो आपके चार्जेस, आपका खर्चा बहुत बढ़ जाएगा वहां पर। और इसके साथ साथ चूंकि वहां की जो जनता है बहुत पढ़ी लिखी, संवेदनशील है, अपने ऊपर अननेसेसरी का इतना खर्चा आते देख करके जरा जरा सी बातों पर स्ट्राइक कर देती हैं और सत्ता पलट सकती हैं, तो इस सब का डर उस कंट्री को भी होगा जिसने सैंक्शंस लगाए हैं। रही बात रशिया की, तो रशिया पे मैंने आपको बता दिया, अंदरूनी डिससेटिस्फेक्शन अमंग द पीपल हैज कम इन, और वो चाहते हैं कि वॉर खत्म हो जाए। लेकिन अब चूंकि वो पुतिन के उसमें आ गया है, और पुतिन एक ऐसे आदमी है जिन्होंने जो कदम बढ़ा लिया फिर वो मुड़ के नहीं देखते हैं, और उसके सारी इम्प्लीकेशंस को पहले भी उन्होंने सहा अपने ऊपर, अभी भी सहने को तैयार हैं और आगे बढ़ चले हैं, क्योंकि उनको जो करना है वो करना है। तो ये तो होगी सब वर्ल्ड की बात। अब आ जाते हैं हम इंडिया की बात। इंडिया पे, भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ा है, और भारत इसको कैसे काउंटर करेगा, भविष्य में इसका क्या भारत के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है, और भारत का स्टैंड क्या है। तो भारत इसके मामले में, यूक्रेन और रशिया के मामले में बहुत ही कंसर्न है, इस लड़ाई पे बहुत कंसर्न है, उन्हें चिंता है, उन्हें चिंता दोनों देशों की है। और उनका, जैसे कि हमारा नीति रही है कि बातचीत से कोई चीज़ अगर संभल सकती है, कितनी भी वो सिचुएशन टेंस हो सकती है, लेकिन बातचीत को पहले तवज्जो दें और उससे सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें, वो चीज़ भारत करने की कोशिश कर रहा है, और वो उसी पे इन लोगों को, दोनों लोगों को जोर देने की बात कर रहा है। हालांकि ये कितना सक्सेसफुल है, चूंकि अब फाइट हो चुकी है, रशिया ने आवाज दी थी यूक्रेन को, मैसेज दिया था कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, और यूक्रेन जैसे देश ने यूरोप से मदद पाने के बाद मना कर दिया कि हमें कोई बातचीत नहीं करनी है, अब ये युद्ध चलेगा, तो आप समझ लीजिए कि बात कहाँ तक जाने वाली है। बहरहाल, भारत के अभी देखे जाए तो 3 खास जिसे कह सकते हैं आप, वो हैं कंसर्न्स हैं आज इस लड़ाई को लेकर के। सबसे पहला, जो भारत के काफ़ी लोग यूक्रेन में हैं, अगर देखा जाए तो अराउंड 25,000 के आसपास एक आंकड़ा बोला गया था, जिसमें से शायद 20,000 तो सिर्फ स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे मेडिकल की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं। चूंकि हालात जंगी हैं और आगे कब मालूम नहीं क्या होने वाला है, तो इनको वापस अपने देश में लाना प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंट्री की। और इस मामले में मैंने अपनी क्लिप में भी एक थैंक यू नोट रतन टाटा जी को लिए लगाया। मैं चाहूंगा आप सब भी रतन टाटा जी को उतना ही धन्यवाद दीजिए, बिकॉज एयर इंडिया लेने के बावजूद जहाँ सारी एयरलाइंस डर रही हैं अपने अपने जहाज़ों को वहाँ भेजने में कि बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है अगर कोई जहाज़ पर कुछ नुकसान हुआ, तो उन्होंने बिना सोचे समझे अपने जहाज़ सरकार को दे दिए कि आप लीजिए और अपने सारे भारतीयों को वहाँ से यहाँ लाइए। तो एक बहुत बड़ी बात होती है, एक बिजनेसमैन इससे सोचे, अपने देश के लिए हमेशा खड़ा रहे। मैं हाथ जोड़ कर उनका नमन करता हूँ, उनका धन्यवाद कहता हूँ कि मेरे भाई बहन जो वहाँ पढ़ रहे हैं, मेरे और प्रियजन जो इनकी फैमिलीज वहाँ पर हैं, वो सब वापस आ जाएं सेफली, सुरक्षित, और उनके पेरेंट्स को यहाँ उनके बच्चे मिल जाएं और उनको कुछ ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गया एक बात। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि चूँकि ऑयल एंड गैस का रिजर्व बहुत ज़्यादा है रशिया के अंदर, तो हम इंडिया भी उनसे खरीदते हैं, और इसके साथ साथ खाने का तेल भी हम उनसे लेते हैं। अब चूंकि जंगी
माहौल चल रहा है, सप्लाईज सारी डिस्टर्ब हो जाने वाली हैं, तो हमारे घर में, हमारे रसोई तक में इसका इम्पैक्ट मालूम पड़ेगा, हमारे सब्जियों तक पे इसका इम्पैक्ट मालूम पड़ेगा, क्योंकि सब्जियां आती हैं कहीं से, जाती हैं कहीं पर, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोल लगता है। तो पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से जो पेट्रोल का दाम 45 से 55-60 बैरल का होता था, पर बैरल होता था, वो आज शायद $100 पर बैरल के ऊपर जाने की उम्मीद है। तो आप सोचो उससे कितना ज़्यादा फर्क पड़ेगा। हर चीज़ महंगी हो जाएगी, इन्फ्लेशन का काफ़ी इफेक्ट हमारे देश में आएगा, और इसके साथ साथ हमारी सब्जियां जो तेल में बनती थी उस तेल के दाम भी ऊपर जाने वाले हैं, तो हमारे लंच और डिनर भी महंगे होने वाले हैं। तो ये तो हो गई एक बात हो गई स्टूडेंट्स की बात, एक बात हो गई हमारे ये पेट्रोल की और एडिबल ऑयल्स की बात, गैस की बात। एक और बात आती है जिससे इंडिया कंसर्न है, वो ये है कि आज के वक्त में भी हम इंडिया रशिया से 55 से 60% डिफेंस आर्म्स एंड एम्यूनिशन उनसे लेते हैं, या उनसे कह लीजिए वॉरशिप टेक्नोलॉजी लेते हैं। और अब ये जो रिलेशनशिप हमारी बहुत पुरानी है, हम उनसे लेते आए हैं, आपको सब मालूम है, MiG-29 ये सारी चीज़ें हम लेते हैं। अब हम एक कदम ज़्यादा बढ़ गए उनसे, जब हम साथ मिल करके यहाँ इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, रशिया के साथ इंडिया रशिया दोनों मिल करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, नई नई आर्म्स एंड एम्यूनिशन में चीज़ें बना रहे हैं। इसका बहुत फाइन एग्जाम्पल है ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि रशिया और इंडिया दोनों ने मिल करके इंडिया के अंदर बनाया, और वही मिसाइल आज रशिया हमसे खरीदता भी है। अगर आप देखें जो ये नाम पड़ा है ब्रह्मोस, ये भी दो नदियों के नाम पे, ब्रह्मपुत्र इंडिया की और मॉस्को रशिया की। तो इस तरह से हमारा जो इम्पैक्ट है उनके साथ बहुत स्ट्रांग है, तो हम कुछ बोल नहीं सकते। इसके साथ साथ चलते हमें जब मालूम है कि हमारी भी चाइना के साथ बॉर्डर पे ज़्यादा अच्छी इक्वेशन नहीं है, तो हमें कहीं ना कहीं रशिया का सपोर्ट चाहिए, बिकॉज रशिया और चाइना पुराने एलीज हैं, वो भी बहुत खास हैं। 1962 में ये तक बोला गया था कि रशिया ने हमारी मदद करने से पीछे हट गए थे, ये कह के कि चाइना भी हमारे भाई हैं, आप हमारे दोस्त हैं, हम इसमें न्यूट्रल रहना चाहते हैं। तो अब आप देखिए, हमें उनका आज भी सहयोग चाहिए। कल को अगर कुछ होता है तो रशिया कहीं किसी भी वजह से, कि हमारे कुछ ऐसे कर देने से जिससे उन्हें नाखुश हो, चाइना को अगर सपोर्ट करता है तो हमारी दिक्कत की बात हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने मिलिट्री रिफॉर्म्स में और मिलिट्री आर्म्स एंड एम्यूनिशंस डेवलपमेंट में, उसमें भी डिसरप्शंस आ जाएंगे। तो ये करना हमारे साथ रशिया के साथ हम नहीं अफोर्ड कर सकते। इसके साथ साथ अगर हम अमेरिका को देखें तो उधर भी हमारे रिलेशंस बहुत सुधर रहे हैं, और अमेरिका का काफ़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया में लगा हुआ है, हम उसको ही बना रहे। तो एक तरह से देखा जाए हिंदुस्तान के लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई, जहां हम हमारे पुराने हमेशा अच्छे रिलेशन रहे हैं, हम इन पर बैंक कर सकते हैं, उनके लिए भी हम कुछ बुरा नहीं बोल सकते। और चूंकि आज हमारे रिलेशनशिप अमेरिका से भी अच्छे हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स बहुत हो रहे हैं, तो हम उनसे भी नहीं बिगाड़ सकते। तो इंडिया का न्यूट्रल रहना या तटस्थ रहना जिसे कहते हैं, आई थिंक एक सोची समझी योजना है। बट मैं आपको ये बोलना जरूर चाहूँगा कि इस वीडियो में आपने जो ये बात सुनी है कि रतन टाटा जो हेल्प कर रहे हैं, इसके लिए उनको थैंक्स जरूर बोलूँगा। वो एक ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट है जिन्होंने हमेशा इंडिया के लिए आगे बढ़ करके ये चीज़ किया है, हमेशा मदद करी है भारत की, और हमेशा आगे आए हैं भारत के सिटीजन्स के हेल्प के लिए, भारत के सिटीजन्स के भले के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो ये अभी पूरा नक्शल में एक मैंने आपको किस्सा, मतलब पूरा एक तरीका से आपको समझाने की कोशिश किया कि ये माजरा पूरा है क्या यूक्रेन और रशिया के बीच में, क्यों इतनी घमासान हो गई है, ये क्यों बातों से अब हल नहीं निकल रहा है। अब आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें, और मुझे उम्मीद है कि मैं आप मेरे साथ इस चैनल पे जुड़ते रहेंगे। और इस चैनल को अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा, एक बेल आएगी उसको नोटिफिकेशन, उसको दबा दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा और हमें फॉलो कीजिएगा। हम झांसी के और बुंदेलखंड के लोगों को अपने दो बातें आमने सामने प्रोग्राम से उन्हें सजग करते रहते हैं, उन्हें सारी चीज़ें बताते रहते हैं। कोशिश हमारी रहती है कि हम उन्हें जोड़े रखें लेटेस्ट चीज़ों से, और उन्हें इन्फॉर्म्ड रखें, उनको जानकारी बनाए रखें, उनको पूरी दुनिया में जहाँ जो चल रहा है, ताकि हमारे देश के भी सारे लोग, हमारे रीजन के भी सारे लोगों को सब मालूम रहे, और हम भी और एक अच्छे विचार रखें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको लेकर के। आपका ये समय संडे को देने के लिए हम मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ आपका रविवार की शाम बहुत अच्छी होगी, बढ़िया होगी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम, सिंसियरली अप्रिशिएट।